हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एमपीटी चैनल पे। दोस्तों, अभी हम अध्याय 2 विलयन यानी कि क्लास 12 का केमिस्ट्री चैप्टर 2 का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हम जो भी सॉल्यूशन डालेंगे उसकी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और अभी हम पूरे पेपर सेट भी डालने वाले हैं, तो इसलिए आवश्यक है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें चैनल, और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर भी करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले हम इस पार्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस पार्ट में कितने नंबर का आएगा। टोटल रहेगा आपका कितना, 5 अंक का। टोटल 5 अंक का रहेगा आपका। 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा और 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा। ऐसे टोटल मिला के आपके इसमें से 2 प्रश्न आएंगे। तो आइए हम देखते हैं उन प्रश्नों को। सबसे पहले दिया गया है कि मोल प्रवाज अंश को समझाइए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, मोल प्रवाज अंश को समझाइए। दूसरा दिया है कि मोलरता को परिभाषित कीजिए। तीसरा दिया है कि नॉर्मलता को परिभाषित कीजिए। चौथा दिया है अनुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं। अर्ध पारंगम झिल्ली क्या होती है, पीपीएम क्या होता है। इनका पूरा सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से पूरा दिया है। हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पीडीएफ में टोटल 19 पेज हैं, आप देख सकते हैं। पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो पहला दिया गया है कि इसमें 3 क्वेश्चन पूछे हैं आपसे। पहला पूछा है परासरण दाब और संपराश्री विलयन। फिर पूछा है आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। शुद्ध जल की मोललता ज्ञात कीजिए यदि H2 बराबर 18 हो। और चौथा पूछा है कि परासरण क्या दाब क्या है, परासरण एवं विसरण में कुछ 2 अंतर लिखिए। और हेनरी का नियम लिखिए एवं उसके अनुप्रयोग लिखिए। और ठंडे प्रदेशों में गाड़ी के रिएक्टर में जल के साथ ग्लाइकोल का प्रयोग करते हैं, क्यों। आइए देखते हैं उनके उत्तर। सबसे पहले पूछा था मोल प्रवाज क्या होता है। तो हम पढ़ेंगे कि किसी विलयन में किसी एक अवयव के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रवाज कहते हैं। आइए इसे थोड़ा और समझ लेते हैं किस प्रकार। ये देखिए, यदि ए विलय हो और बी विलायक है तो विलय का मोल प्रवाज करेंगे XA बराबर N/N प्लस कैपिटल N। और बी पे करेंगे विलायक का मोल प्रवाज XB बराबर कैपिटल N/N प्लस B। ठीक है, तो इस प्रकार से कि आइए देख लेते हैं थोड़ा और कि किसी विलयन में किसी एक अवयव के मोलों की संख्या। तो इसमें एक मोल क्या ले लिया, N। इसमें कितने मोल हैं, 2, विलय और विलायक। तो ऊपर लिखा है वो आपका विलय का रहेगा, नीचे लिखा है वो विलायक का रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे के। और इसमें पूछा है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट, किसी विलयन में उपस्थित विलय व विलायक के मोल प्रवाजों का योग सदैव 1 होता है। ठीक है, यदि इन दोनों का योग आपको 1 दिया हुआ, यदि मान लीजिए कि XA का मान आपको 2 दिया है, सॉरी ऐसे नहीं, 2 नहीं होगा, 1 ही होगा। देखिए इस प्रकार दिया है 0.2। ठीक है, तो हम XA का मान कैसे निकालेंगे। तो XB का मान आएगा आपका 0.8। XA का मान दिया है 0.2, XB का मान आएगा 0.8। यदि इस प्रकार हम इन दोनों का योग करेंगे तो टोटल आएगा आपका 1। तो यहाँ पे इसकी पुष्टि हो जाती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछा है मोललता। तो पढ़ेंगे मोललता कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों, या फिर ऑब्लिक लगा के ग्राम की संख्या को मोललता कहते हैं। आप इसे यहाँ से न लिख के ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं और इसकी इकाई या फिर इसका मात्रा जो रहता है वो मोल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है, सूत्र देखते हैं। स्मॉल m बराबर विलय का ग्राम में द्रव्यमान इंटू 1000 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे लिखेंगे बटे की लाइन लिख के विलय का अनुभार बटे विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। यदि विलायक का ग्राम में द्रव्यमान है तो ऊपर लग जाएंगे कितने, 1000। यदि ग्राम में द्रव्यमान नहीं है तो ऊपर 1000 नहीं लगेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार सूत्र के रूप में व्यक्त कर देंगे। जो आपका WB होगा वो है विलय का ग्राम में द्रव्यमान, 1000 लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। और विलय का अनुद्रव्यमान कैसे रहेगा, MB। ठीक है, B। अब B क्या आएगा, जो आपका सफिक्स में B है वो है विलय। और यदि A होता मतलब कि विलायक। देखिए यहाँ पे दिया गया A मतलब विलायक। तो विलायक का ग्राम में द्रव्यमान, ये है विलायक का ग्राम में द्रव्यमान, ये है विलय का ग्राम में द्रव्यमान। ठीक है, आइए व्यक्त करते हैं और आगे के। अब
पूछा था उसमें आपकी नॉर्मलता। तो नॉर्मलता को कैसे करेंगे देख लेते हैं। नॉर्मलता क्या होती है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे n से व्यक्त किया जाता है। इसकी इकाई ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होती है। देखते हैं नॉर्मलता का सूत्र कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है, पढ़ लेते हैं। नॉर्मलता n बराबर विलय का ग्राम में द्रव्यमान इंटू 1000 बटे लिखेंगे कि विलय के तुल्यांक द्रव्यमान इंटू विलयन का ml में आयतन। यदि विलयन का ml में आयतन है तो ऊपर 1000 लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके विलय के तुल्यांक द्रव्यमान को EV से व्यक्त किया गया है, ठीक है, और बाकी सब सेम ही रहेगा आपका। और देख लेते हैं, और उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं। तो पढ़ते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म के विलयन में उपस्थित ऐसे गुण, विलयन में उपस्थित ऐसे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर, क्या, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उसकी प्रकृति पर। ओनली विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उसकी प्रकृति पर अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं, ठीक है। और भी पूछा है कि कुछ प्रमुख अनुसंख्यक गुणधर्म निम्न हैं। पहला रहेगा बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा रहेगा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन, चौथा परासरण दाब। तो इस प्रकार से हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन आ गया था कि अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या है, रासायनिक रूप से इसे किस प्रकार बनाया जाता है, ठीक है। तो इसे लिखेंगे अर्ध पारगम्य झिल्ली की ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर विलायक के अणु ही गुजर सकते हैं, अर्थात विलय के अणु नहीं गुजर सकते, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है। सिर्फ विलायक के अणु ही झिल्ली में से गुजरें और विलय के अणु नहीं गुजरें, उसे कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, जैसे कि अंडे की झिल्ली, चम्रपत्र आदि, ठीक है। और इसे कैसे बनाते हैं हम, देखिए रासायनिक रूप से इसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड पर कॉपर सल्फेट की क्रिया से बनाया जाता है। ये है कि आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये है आपका कॉपर सल्फेट। अब इसे हमने जैसे ही बनाया तो यहाँ पे बन गया Cu2FeCN6, ठीक है। यहाँ पे CN के बाद 6 लग रहा है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कॉपर फेरोसाइनाइड, यानी कि अंडे की झिल्ली, ठीक है। मतलब इसे नाम देंगे हम क्या, अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है। और इस प्रकार से आपका एक और कंपाउंड बन जाएगा। तो हम देखते हैं और आगे। देखिए हमने यहाँ पे लिख भी रखा है, जो इस प्रकार रहेगा आपके K4FeCN6, वो रहेगा आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड। जो दूसरा रहेगा 2CuSO4, वो रहेगा आपका कॉपर सल्फेट। और जो लास्ट में रहेगा आपका Cu2FeCN6, वो रहेगा आपका कॉपर फेरोसाइनाइड, यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे ppm सांद्रण। तो हम ppm सांद्रण को कुछ इस प्रकार से व्यक्त करेंगे कि किसी विलयन के 10⁶ यानी कि 10 लाख भागों में उपस्थित विलय पदार्थ के भार भागों की संख्या को ppm सांद्रण कहते हैं। इसका सूत्र होता है विलय की ग्राम में मात्रा इंटू 10⁶ अपॉन विलयन की ग्राम में मात्रा। तो इस प्रकार से हमने देख लिया। अब देखते हैं दूसरा पूछा था आपसे कि परासरण क्या होता है। परासरण, तो हम देखेंगे परासरण को कि विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता से वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रभावित होना परासरण कहलाता है। जैसे किशमिश को पानी में डालने पर किशमिश परासरण के कारण फूल जाती है, ठीक है। उसके बाद पूछा था परासरण दाब। तो ये रहा आपका परासरण दाब, और समपरासी विलयन भी पढ़ेंगे। देखिए इसमें पूछा है परासरण दाब क्या होता है कि परासरण दाब उस द्रव स्थितिक दाब के बराबर होता है जो विलायक के अणुओं को विलयन में प्रवेश करने से रोकता है, ठीक है। इस प्रकार आप पूरे याद कर सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को हम समझा नहीं सकते क्योंकि टाइम बहुत कम है और आपके लिए पूरे उपलब्ध कराना है। समपरासी विलयन, इसे देख लेते हैं कि ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपरासी विलयन कहलाते हैं। इन्हें अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा एक दूसरे से अलग करने में परासरण की क्रिया नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इनके मोलर सांद्रता समान होते हैं। इस प्रकार से आप पूरा पेपर को लिख के आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख लेना, ये लिखा है कि समपरासी विलयनों के लिए N1/V1 और N2/V2 इक्वल रहते हैं। यहाँ पे N क्या आएगा, N आएगा W/M, और यहाँ पे सभी के इस प्रकार से नाम दिए गए हैं। दूसरा पूछा था कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। तो देखिए कि यह सभी सांद्रताओं और सभी तापों पर राउट के नियम का पालन करते हैं।
वो क्या रहते हैं, वो रहते हैं आदर्श विलयन। और जो राउट के नियम का पालन नहीं करते वो क्या रहते हैं, अनादर्श विलयन। ठीक है। और आदर्श विलयन का वाष्प दाब यानी कि ये है P आदर्श विलयन का वाष्प दाब, उसका उसमें उपस्थित घटकों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। तो ये घटक A है, ये घटक B है, और इनके आंशिक वाष्प दाबों के योगफल के बराबर होता है, और इसमें योगफल के बराबर नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं आगे। ये कहा है कि इसने कि आदर्श विलयनों के लिए, अनादर्श विलयनों के लिए, ये आदर्श विलयनों की लिखा है हमने PA बराबर P के ऊपर बिंदी है P.A इंटू एक्स है। अब ये क्या होगा, ये होगा कि किसी विलयन में प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उसमें उपस्थित उस घटक के शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब और मोल प्रवाह के गुणनफल के बराबर होता है, और इसमें उस गुणनफल के बराबर नहीं होता है। क्या कहा है मैंने कहा है कि किसी विलयन में उपस्थित उस विलयन का वाष्प दाब उसके घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसके मोल प्रवाह के गुणनफल के बराबर होता है। इसी प्रकार विलय A के लिए, विलायक B के लिए, विलय A के लिए, विलायक के लिए। ठीक है, इस प्रकार आप कर सकते हैं। दूसरा पूछा है कि आदर्श विलयन बनाते समय विलय और विलायक को मिलाने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि WB। अब यहाँ पर क्या मिक्सिंग लिखा है, MIXING, मिक्सिंग इक्वल टू 0, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होता। और इसमें परिवर्तन हो जाता है, इसलिए ये इक्वल टू 0 नहीं होता। इसमें होता है कि विलय और विलायक को मिलाने पर एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि डेल्टा H, क्या लिखेंगे, डेल्टा H मिक्सिंग। ठीक है, इक्वल टू 0, और इसमें परिवर्तन हो जाता है एंथैल्पी में, और यहाँ पे जो डेल्टा H है वो आपकी एंथैल्पी है। ठीक है, और इस प्रकार छठा देख लेते हैं कि बहुत, वैसे तो आपको लिए 5 पॉइंट ही बहुत हैं, छठा देख लेते हैं कि वास्तव में कोई विलयन आदर्श विलयन नहीं होता, उसे प्रायोगिक कार्यों के लिए आदर्श मान लिया जाता है। और जैसे बेंजीन और टोल्यून का मिश्रण, और इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि प्रकृति में पाए जाने वाले सभी विलयन अनादर्श विलयन होते हैं, जैसे एथिल अल्कोहल और जल का मिश्रण। इस प्रकार देख सकते हैं हम। और भी देखेंगे अब कि परासरण और विसरण में अंतर, ये पूछा है आपसे। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे कि परासरण में अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक होता है, इसमें अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, और यह एक ही दिशा में केवल विलायक के अणु प्रभावित होते हैं, इसमें विलय और विलायक दोनों के अणु प्रभावित होते हैं। और ये निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है, और ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। और यह क्रिया केवल विलयनों में होती है, और यह गैसों और ध्रुवों में होती है। ठीक है, इस प्रकार देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पॉइंट नंबर 5 कि यह क्रिया प्रारंभ में तीव्रता से किंतु बाद में धीमी गति से होने लगती है, और यह क्रिया का वेग हमेशा एक जैसा रहता है। ठीक है, अब पूछा एक क्वेश्चन की शुद्ध जल की मौललता ज्ञात की यदि H2 बराबर 18 दिया हो, H2O इक्वल टू 18 दिया हो। ठीक है, तो हम करेंगे, हम जानते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान कितना हो जाता है, 1 किलोग्राम हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार मौललता का सूत्र लगा दिया, यहाँ पे रख दिया WB और MB। तो यहाँ पे क्या होगा, WB क्या होगा, विलय का द्रव्यमान, और ये विलय का अणुभार, और ये विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस पर लिख दिया 1000 नीचे लिख दिया, 1000 ऊपर। फिर जो विलय का भार होगा भाई आपका विलायक का भार होगा, तो जो विलायक का भार है भाई विलय का भार पहुंच गया, क्योंकि H2O में तो एक ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसे अच्छे से करना है। तो इसका यदि OT में भी आता है तो आपको 55.56 मोल प्रति किलोग्राम लिख के आना है। ठीक है, और देखते हैं आगे कि हिमरोधी के रूप में एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग, तो आपको लिख के आना है इस प्रकार से। ठीक है, पूरा ही याद करना है, इसमें समझाने के लायक कुछ नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अन्यथा आप अपनी फेयर कॉपी में इसे नोट कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, और भी आपको मिलने वाले हैं। PPM हमने समझ ही लिया। इस प्रकार से हेनरी का नियम और देख लेते हैं। हेनरी का नियम क्या कहता है कि गैसों की द्रव में घुलनशीलता का प्रभाव स्पष्ट करने के लिए हेनरी ने एक नियम प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता
उसके आंशिक वाष्प दाब के समानुपाती होती है और m समानुपाती p किस पे, स्थिर ताप पर। तो m समानुपाती का चिन्ह हटा तो KH आ गया और P, यहाँ पे m क्या है गैस की मात्रा, P क्या है आंशिक वाष्प दाब, KH क्या है हेनरी नियतांक। तो इस प्रकार से देख सकते हैं पूरा, और इसके अनुप्रयोग भी दिए गए हैं। अब जिसका मान गैस की प्रकृति, विलायक की प्रकृति एवं ताप पर निर्भर करती है, किसका, हेनरी यानी कि KH का मान इन पर निर्भर करता है, ठीक है। और यहाँ पर दिया है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। तो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग देखेंगे कि कार्बोनेट पेय पदार्थों के उत्पादन में, सबसे पहला क्या है, कार्बोनेट पेय पदार्थों के उत्पादन में दिया गया है कि सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए वाटर को अधिक दाब पर बंद किया जाता है, ठीक है। और नंबर 2 देख लेते हैं, आपको नंबर 2 करना है क्या, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं पूरा, तो इसमें दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक और नए सॉल्यूशन के साथ। तो इस प्रकार वीडियो को लाइक अवश्य करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और आपको किस प्रकार के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन चाहिए हमें आप कमेंट करके बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।